हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात की थी। आज उसी प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है। व्हाई इज इट सो? ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसलिए हाई होती है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन सी बॉन्डिंग होती है? स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। जब स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का। ठीक है, कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? जस्ट बिकॉज इट हैज हाई या इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। बहुत बढ़िया बॉन्डिंग होती है और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो स्कैंडियम से जब आप मैंगनीज की तरफ जाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएंगे बच्चों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। स्कैंडियम में 3D1 होता है, टाइटेनियम में 3D2 होता है, वैनेडियम में 3D3 होता है, क्रोमियम पर आएंगे 3D5 होगा। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिर से 3D सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। स्कैंडियम से जिंक की तरफ अगर मैं जाऊं यानी 21 से लेकर के 30 तक जा रहा हूं तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू लो होगी? आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा लो, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? ये 3D1 था, 3D2 था, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 और लास्ट में भी 3D10। यानी जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 3D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है और 4s2 होता है। यानी जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक हैज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। जिंक के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होगी। आपसे पूछा जाए कि 21 से 30 में कौन सा एलिमेंट है जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू लो होती है? तो आंसर होगा हमारा जिंक। व्हाई? बिकॉज़ इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू लो होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। हम लोगों ने बात की थी लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो देयर इज एन इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी जस्ट बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो स्कैंडियम से हम अगर हम आगे की तरफ जाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, चाहे 3D सीरीज में जाएं, चाहे 4D सीरीज में जाएं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट दिस ट्रेंड इज नॉट रेगुलर। रेगुलरली जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। मतलब स्कैंडियम से जिंक पर आते आते लगातार कंटीन्यूअसली जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इज वेरी इन अ इर्रेगुलर मैनर। एटॉमिक साइज में इर्रेगुलर वेरिएशन है, स्टेबिलिटी में इर्रेगुलर वेरिएशन। तो जब इर्रेगुलर वेरिएशन है कहीं ना कहीं साइज में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में भी इर्रेगुलर वेरिएशन होगा। जनरल व्यू में ये है कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसी वजह से। लेकिन ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि व्हाई देयर इज एन इर्रेगुलर वेरिएशन इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट just because there is irregular variation in the atomic size, just because there is irregular variation in the stability of the element. Different element has different stability, so that is why their ionization enthalpy may change with respect to the other. ठीक है, बात करें अगर हम Mn की, Mn 3d5 4s2 होता है। Mn होता है 3d5 4s2, 3d में 5 है, 4s में 2 है। Mn plus 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो Mn plus 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होगी। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके पास हाफ फिल्ड होंगे या फुल फिल्ड होंगे उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो आपसे पूछा जाए कि इर्रेगुलर वेरिएशन क्यों होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में? बिकॉज़ देयर इज इर्रेगुलर वेरिएशन इन द साइज आल्सो। मैं आपसे पूछूं कि Mn+2 की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी या लो होगी? तो Mn+2 की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी क्योंकि Mn+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d5 4s2। क्या होगा? 3d5 4s2। 3d5 4s2 का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जब Mn+2 पर जाएंगे तो 3d5 रह जाएगा। यानी Mn+2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, एक्सेप्शनली हाई होगी। इसी तरीके से Fe+3 की भी हाई होगी। Mn+2 एंड Fe+3 हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज़ ऑफ d5 कॉन्फ़िगरेशन और d5 कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं स्टेबल होगा।
इसी तरीके से जिंक की बात की जाए तो Zn+2 की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, क्योंकि Zn+2 में क्या हो जाएगा 3d10। तो इरेगुलर वेरिएशन था आयनाइजेशन एंथैल्पी में, क्योंकि साइज में इरेगुलर वेरिएशन था, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी था। तो जिस दोज कंपाउंड या दोज एलिमेंट व्हिच हैव कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन विल हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे एलिमेंट जिनके पास हाफ फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन होगा या फुल फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रोल होगा वो n-1d इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे इनकी आयनाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक तो ns के इलेक्ट्रॉन और एक n-1d के इलेक्ट्रॉन। तो व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज़ दे हैव इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल।